नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सॉग्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जेंडर स्टडीज, बैग्स, सेमेस्टर 1, BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, खंड 1 हिंदी भाषा और संप्रेषण 1, इकाई 4, व्यंजन के उच्चारण के प्रकार 4.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के भेदों का परिचय प्राप्त करना है। हमने पिछली इकाई में हिंदी की समूची वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उच्चारण व उच्चारण स्थान संबंधी तथ्यों का भी विस्तार से अध्ययन किया। इस अध्ययन से स्पष्टता अब हम यह जानते हैं कि हिंदी के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। पिछली इकाई में उच्चारण संबंधी सभी जानकारियों के बाद अब यहाँ उसी क्रम में आगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण के आधार पर उनके प्रकारों के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। 4.1 प्रस्तावना। यह तो पिछले अध्ययन से ही स्पष्ट है कि व्यंजन भी स्वरों की तरह वर्णों के भेद हैं, पर ये स्वरों से इस रूप में भिन्न हैं कि इनका उच्चारण स्वरों की तरह अवरोधहीन नहीं होता। उच्चारण अवयव इसके उच्चारण में तरह-तरह के अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस कारण इनकी अपनी कुछ भिन्न विशेषताएं भी बनती हैं। यही नहीं, उच्चारण के क्रम में उच्चारण स्थान के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी इसे प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव व्यंजनों के वर्गीकरण के अनेक आधार तैयार करते हैं। यहाँ विस्तार से इन कारकों व उनके प्रभावस्वरूप उत्पन्न व्यंजन के अनेक भेदों की चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम यहाँ आगे बढ़ने से पहले व्यंजन की परिकल्पना को दोहरा लेना आवश्यक है, क्योंकि आगे की समस्त चर्चा उसी को केंद्र में रख कर की जाएगी। वैसे व्यंजन व उसकी विशेषताओं को हम पिछली इकाई में विस्तार से समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ केवल उसका संकेत मात्र ही किया जाएगा। व्यंजन की परिकल्पना की विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछली इकाई से सहायता ले सकते हैं। 4.2 व्यंजन से अभिप्राय। स्वरों से विपरीत व्यंजन के लिए हम जानते हैं कि इनका उच्चारण अबाध नहीं होता। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। वस्तुतः इनके उच्चारण के लिए उच्चारण अवयवों यानी जिह्वा तथा निचले ओष्ठ द्वारा मुख के भिन्न भिन्न उच्चारण स्थलों पर वायु के मार्ग को बाधित किया जाता है। उच्चारण स्थलों एवं उच्चारण अवयवों पर भी विस्तार से चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है। मुख विवर के ऊपरी अंग जिनमें ऊपरी ओष्ठ, दंत एवं वर्क्स, तालु, मूर्धा, कोमल तालु कंठ एवं स्वर यंत्र हैं, इन्हें उच्चारण स्थल कहा जाता है। इन उच्चारण स्थलों पर उच्चारण अवयव, जिह्वा एवं निचले ओष्ठ अपने परिचालन से बाधा उत्पन्न कर भीतर से आती वायु को रोकते हैं। क्षणांश के अवरोध के बाद झटके से हवा मुख विवर से बाहर निकलती है और इस क्रिया से इन वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही संभव हो पाता है। स्वर के बिना इन्हें उच्चरित नहीं किया जा सकता। स्वर रहित व्यंजन को हलंत से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र न होकर स्वर वर्णों पर आश्रित है एवं जिनके उच्चारण में वायु मुख में किसी न किसी रूप से बाधित होती है। इस परिभाषा के आधार पर व्यंजन वर्णों की विशेषताओं को यदि हम दोहराना चाहें तो हम पाएंगे कि व्यंजन वर्ण सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चरित नहीं होते, ये स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। इनके उच्चारण में वायुमार्ग में अवरोध रहता है और उच्चारण के समय वायु मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती। दरअसल यह अवरोध उच्चारण अवयवों की स्थिति पर निर्भर करते हैं।
स्वर की सहायता से उच्चारित होने के कारण इनका उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता और इनके उच्चारण का उत्तरांश, बाद का अंश, स्वर का उच्चारण ही रह जाता है। जैसे क, ख, ग या प, फ, ब आदि किसी भी व्यंजन के उच्चारण में अंतः की ध्वनि ही देर तक गूंज सकती है। यहाँ क, ख, ग या प, फ, ब का उच्चारण सीमित समय तक ही सुनाई देगी। साथ ही व्यंजन का उच्चारण किसी उच्चारण स्थान विशेष से होता है, वह स्वरों की तरह पूरे मुख विवर में गूंजते नहीं हैं। 4. 3 उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थानों की चर्चा के क्रम में हम समझ चुके हैं कि वर्णों के उच्चारण के लिए वायु को रोककर या उसे कई प्रकार से विकृत करके यह कार्य किया जाता है। वायु को मुख में रोककर या उसे किसी अन्य प्रकार से विकृत करने की इस क्रिया को प्रयत्न कहा जाता है। इन प्रयत्नों के अनुसार व्यंजन के भेदों कई आधार दिखाई देते हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। सर्वप्रथम प्रयत्न की प्रकृति के आधार पर यह कार्य किया जाता है। दूसरे श्वास की मात्रा के आधार पर यह कार्य किया जाता है। और तीसरे स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर भी यह कार्य किया जाता है। अब यहाँ इन तीनों प्रमुख आधारों को समझने का प्रयास किया जाएगा तथा उनके अनुसार व्यंजन के भिन्न भिन्न भेदों का परिचय प्राप्त किया जाएगा। इस दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयत्न में अवरोध की प्रकृति और उसके अनुसार व्यंजन के भेद को समझने का प्रयास यहाँ किया गया है। 4.3 1. अवरोध की प्रकृति के आधार पर भेद। मुख्य रूप। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण स्थान पर उत्पन्न अवरोध की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और अवरोध की प्रकृति की भिन्नता के अनुसार व्यंजनों के से 3 भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: स्पर्शी, अंतस्थ एवं ऊष्म। इन 3 मुख्य भेदों के अतिरिक्त स्पर्शी व्यंजनों को भी पुनः स्पर्शी, संघर्षी एवं स्पर्श संघर्षी जैसे उपभेदों में बांटा गया है। इन सभी भेदों को नीचे क्रमिक रूप से समझाया जा रहा है। स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय कोई उच्चारण अवयव यानी जिह्वा आदि किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करते हुए क्षण भर के लिए मुख विवर में वायु के मार्ग को अवरोधित करता है, वे सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग इन सभी के प्रथम 4 व्यंजन स्पर्शी माने गए हैं। इस तरह स्पर्शी व्यंजन की सूची निम्न होगी: क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ़, ट, थ, द, ध, प, फ, ब एवं भ। संघर्षी कुछ व्यंजनों के उच्चारण के समय उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श कर सकने की स्थिति तक ऊपर नहीं उठ पाते हैं, पर दोनों एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि दोनों के बीच से निकलने वाली वायु घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर की ओर निकलती है। ऐसे वर्णों को संघर्षी की संज्ञा दी जाती है। हिंदी वर्णमाला में श, श, स, ह व संघर्षी व्यंजन माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त फ, खग जैसी आगत ध्वनियां भी इसी कोटि में शामिल होती हैं। इस तरह संघर्षी व्यंजनों की सूची निम्न हुई: श, श, स, ह, व, फ, ख, ग, ज। स्पर्श संघर्षी कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श तथा घर्षण दोनों प्रयत्न दृष्टिगत होते हैं। इनके उच्चारण के समय इनमें उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करने के बाद दूर तो हटते हैं, किंतु फिर भी इतने निकट रह जाते हैं कि वायु घर्षण करती हुई ही मुख से बाहर निकल पाती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में पहली स्थिति स्पर्श की होती है और दूसरी स्थिति संघर्ष की। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के सभी व्यंजन इस वर्ग में आते हैं। इस तरह स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की सूची निम्न हुई: च, छ, ज, झ, न। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का सामान्य अभिप्राय है गर्म। पहले भी कहा गया है कि कई बार उच्चारण स्थान एवं उच्चारण अवयव के बहुत निकट होने की स्थिति में उच्चारण करते समय मुख से वायु घर्षण करते हुए निकलती है। ऐसी स्थिति में घर्षण की क्रिया से मुख में
वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार जब उच्चारण करते समय मुख से वायु घर्षण करते हुए निकले और इस घर्षण की क्रिया से मुख में वायु गर्म हो जाए तो ऐसे उच्चरित व्यंजन ऊष्म कहे जाते हैं। इस वर्ग में श, श, स एवं ह को रखा जाता है। अंतःस्थ। कुछ व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा, तालु, दांत और ओष्ठ निकट तो आते हैं, किंतु इनमें कहीं भी स्पर्श नहीं होता। इन व्यंजनों को अंतःस्थ कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर और व्यंजन के उच्चारण के मध्य की स्थिति रहती है। मुख के भीतर जिह्वा का स्पर्श या ओष्ठ का दांत से स्पर्श बहुत कम होता है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इस वर्ग के सभी व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। इस वर्ग में य, र, ल व ये 4 व्यंजन आते हैं। इन्हें अर्धस्वर मानने से पृथक कुछ विद्वान अंतःस्थ व्यंजनों के पृथक पृथक उपभेद करते हैं, जिन्हें अर्धस्वर, लुंठित और पाश्विक कहा जाता है। आइए इन्हें भी जान लिया जाए। अर्धस्वर के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु मार्ग अवरुद्ध कर सके। इस तरह इनमें स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति बनती है। हिंदी वर्णमाला में य और व व्यंजनों को इसी कारण अर्धस्वर माना गया है। लुंठित। कुछ वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा का अग्रभाग जब मुख के मध्य भाग में पहुंचकर पुनः पुनः आगे और पीछे की ओर आता जाता है, तब इस भांति उच्चरित व्यंजन को लुंठित कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में केवल र व्यंजन को ही लुंठित व्यंजन माना गया है। पार्श्विक। जब व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख के मध्य भाग में 2 अवयव एक दूसरे से पास आकर या यूं कहें कि एक दूसरे से मिलकर वायु के मार्ग को इस भांति अवरुद्ध करें कि उच्चारण करते हुए वायु उन उच्चारण अवयवों एक या दोनों पावों, बगल से निकले, तब इस तरह से उच्चरित ध्वनि को पार्श्विक कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में केवल ल व्यंजन पार्श्विक व्यंजन माना गया है। इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त उत्क्षिप्त नामक एक अन्य भेद भी दृष्टिगत है। इसे भी हमें जान लेना चाहिए। उत्क्षिप्त किसी व्यंजन के उच्चारण के समय यदि जिह्वा ऊपर की ओर उठकर पहले मूर्धा को स्पर्श करे और फिर एक झटके से नीचे की ओर आ जाए, तब उच्चरित व्यंजन को उत्क्षिप्त कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में एवं इसी कोटि के व्यंजन हैं और इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। अब तक हमने व्यंजन के उच्चारण के भेदों को समझने के क्रम में उसके सबसे अधिक ज्ञात आधार यानी उच्चारण अवयव के प्रयत्न और उस प्रयत्न की प्रकृति के आधार पर व्यंजनों को विभक्त करके समझने का प्रयत्न किया। इस विस्तृत अध्ययन के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण आधार और भी हैं, जिनकी चर्चा यहाँ अनिवार्य है। इस दृष्टि से उपरोक्त भेदों से पृथक व्यंजन के उच्चारण के भेदों को वर्गीकृत के 2 अन्य प्रमुख आधार माने गए हैं। पहला प्राणत्व के आधार पर यानी सरल शब्दों में इसे कहें तो उच्चारण के समय लगने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर, तथा दूसरा उच्चारण के समय स्वरतंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर। अब आगे इन्हीं आधारों पर व्यंजनों के वर्गीकरण एवं भेदों की चर्चा की जाएगी। उच्चारण भेदों को के क्रम में उसके सबसे अधिक 4.3 2 प्राणत्व के आधार पर। प्राण से यहाँ अभिप्राय है वायु, हवा, श्वास या प्राण वायु की शक्ति। वर्णों के उच्चारण की क्रिया के मध्य मुख से निकलने वाली वायु की शक्ति या मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों का भेद किया जाता है। इन्हें ही प्राणत्व के आधार पर किया गया वर्गीकरण कहा जाता है। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण तथा कुछ व्यंजन महाप्राण कहे जाते हैं। इन दोनों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है यानी जिनके उच्चारण में श्वास बल कम रहता है, उन व्यंजनों को अल्प प्राण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में सभी वर्गों के व्यंजनों में पहला, तीसरा एवं 5वां व्यंजन अल्पप्राण माना जाता है। इस तरह अल्पप्राण व्यंजनों की सूची निम्न होगी: क, ग, म, च,
ज, न, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। इनके अतिरिक्त य, र, ल और ऋ भी इसी वर्ग में आते हैं। महाप्राण, यह अल्पप्राण व्यंजनों के विपरीत है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है, यानी इनके उच्चारण में श्वास बल अधिक होता है, या यूं कहें कि हवा का आधिक्य होता है। महाप्राण व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन शामिल है। इस तरह महाप्राण व्यंजनों की सूची निम्न है: ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इन सभी उपरोक्त व्यंजनों के साथ इस वर्ग में व्यंजन भी शामिल है। प्राणत्व के आधार की ही तरह व्यंजनों के वर्गीकरण का एक अन्य प्रमुख आधार स्वरतंत्रियों के अनुसार भी निर्धारित होता है। वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां एक महत्वपूर्ण अवयव है। उच्चारण के समय जब फेफड़ों से बाहर आती हुई हवा इन स्वरतंत्रियों से टकराती है तो इनमें कंपन होता है, यानी एक प्रकार की झंकार उत्पन्न होती है। यह कंपन उच्चारण के मध्य स्वरतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से निकलती हवा के कारण होता है। इस कंपन के होने या न होने के आधार पर भी व्यंजनों का भेद निर्धारित होता है। इस दृष्टि से व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है: घोष तथा अघोष। घोष घोष व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने के कारण उनके बीच से निकलती हवा में कंपन होता है। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग आदि पांचों वर्गों के अंतिम तीन व्यंजन घोष माने गए हैं। इस तरह घोष व्यंजनों की सूची निम्न है: ग, घ, म, ज, झ, न, ड, ध, न, द, ध, न। अघोष ब, भ, म। घोष व्यंजनों से बिल्कुल विपरीत जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां परस्पर दूर रहती हैं और जिनके उच्चारण में मुख तक आने वाली वायु में कोई कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्गों के पहले दो व्यंजन अघोष माने जाते हैं। इस तरह क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ व्यंजन अघोष की सूची में शामिल हैं। स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद के इस विस्तृत अध्ययन के साथ व्यंजनों के उच्चारण के सभी प्रमुख भेदों से हम परिचित हो चुके हैं। यह विस्तृत अध्ययन हिंदी भाषा की वर्ण व्यवस्था और उसके मध्य व्यंजन के उच्चारण संबंधी सभी पहलुओं से हमारा परिचय करवाता है। मुख्य रूप प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तथा स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर किए जाने वाले ये भेद व्यंजन की विस्तृत समझ के लिए अनिवार्य हैं। 4.4 अर्ध स्वर यव। कुछ समय पहले तक यर लव को अर्ध स्वर माना जाता था, किंतु आधु भाषा शास्त्रियों का मत है कि र और ल में व्यंजनों के गुण अधिक हैं, अतः अर्धस्वर य और वही माने जाते हैं। ये दोनों अर्धस्वर के रूप में अन्य भाषाओं में भी मान्य हैं। यह ध्वनि, इस ध्वनि के उच्चारण के लिए पहले तो जीभ जैसी ध्वनि के लिए तैयार होती है और फिर एक प्रकार के जैसी जिह्वा का मध्य भाग उठकर कठोर तालु के बहुत पास पहुंच जाता है। यह सघोष अवृत्ताकार तालव्य ध्वनि है। उदा, यम, वयस्क, सुरम्य आदि। वह ध्वनि, इस ध्वनि के उच्चारण में दांतों की ऊपरी पंक्ति निचले ओंठ के संपर्क में आती है। श्वासवायु निकलने के लिए बहुत पतला मार्ग रह जाता है, अतः उच्चारण में घर्षक बहुत कम और श्वास वायु की गति अत्यंत मंद हो जाती है। वह को कुछ विद्वान घर्षणहीन व्यंजन कहते हैं। यह दंतोष्ट्य सघोष अल्पप्राण ध्वनि है। उदा, वित्त, नवीन अवश्य आदि। 4 अप्रैल 2001। ध्वनि
जीभ की नोक उलटकर जब लातू को स्पर्श करती है तब वह पीछे की ओर गिरती है और उसका निचला भाग मूर्धा को छूकर यह ध्वनि उत्पन्न करता है। यह सघोष, अल्पप्राण, मूर्धन्य, उत्प्रेक्षित ध्वनि है। जैसे उड़ना, तोड़ना। 4 अप्रैल 2002 ढ ध्वनि। ध्वनि का एक महाप्राण प्रतिरूप होता है। इस ध्वनि के उदाहरण हैं गढ़, बाढ़, चिढ़ना। 4 अप्रैल 2003। ल ध्वनि। जीभ की नोक वर्क्स को छूकर मार्ग बंद कर देती है, किंतु श्वास वायु जीभ के एक या दोनों पावों में से निकल जाती है। जीभ को लकी स्थिति में रखकर श्वास को अंदर खींचने पर यदि वायु जीभ के एक ही पार्श्व में से अंदर जाने लगे तो समझिए कि ल के उच्चारण में भी वायु उसी ओर से बाहर जाएगी। यह सघोषवर्त्स्य अल्पप्राण पार्श्विक ध्वनि है। उदा ललक, लाल, तत्काल। 4.4 4 ध्वनि। जब जीभ की नोक बहुत तेजी से चलती है और या तो श्वास वायु के लिए स्वतंत्र रूप से फड़फड़ाती है तब ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। हिंदी में र ध्वनि सघोष, अल्पप्राण वर्त्स्य, लुंठित होती है। उदा घर, रोपना, करील। कुछ शब्दों में दोहरे लुंठन भी पाए जाते हैं। उदा छर्रा, चर्र, मर्र। नासिक्या। 4.5 स्वर यंत्र पार करने के बाद वायु 2 भागों से बाहर निकलती है। 1 मुख विवर, 2 नासिका विवर। मुख विवर से निकलने वाली मौखिक ध्वनियां मानी जाती है। यदि वायु अंशतः मुख विवर से और अंशतः नासिका विवर से निकले तो इस प्रकार की ध्वनियां मौखिक नासिकीय ध्वनियां कहलाती हैं। यदि वायु पूर्णतः नासिका विवर से निकले तो उत्पन्न ध्वनियां शुद्ध नासिकीय ध्वनियां कहलाती हैं। 4.5 1 अनुस्वार। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं, इसलिए व्यंजन स्वर से पहले आते हैं। किंतु अनुस्वार की स्थिति निराली है। इसमें स्वतंत्र गति नहीं है, अतः यह स्वर नहीं है। यह सदैव स्वर के बाद आता है, अतः व्यंजन भी नहीं है। यह स्वर और व्यंजन के बीच आता है। अंग का विश्लेषण इस प्रकार होगा: प्लस प्लस ग अर्थात स्वर प्लस अनुस्वार प्लस व्यंजन। अनुस्वार का अर्थ ही है स्वर के पीछे आने वाला। यह सामान्य अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों में अनुनासिकता लाने के लिए प्रयोग में आता है, जैसे प्रशंसा, संयम, हंस। अनुस्वार का प्रयोग आजकल ढ, न, न, म के स्थान पर बिंदी लगाने की प्रथा चल पड़ी है। इससे कई सुविधाएं हो गई हैं। 4 मई 2002 अनुनासिकता। स्वर। अनुनासिक स्वर केवल एक है। इसकी मात्रा है। यह इस प्रकार के शब्दों में आता है: उदा, आँख, अंगना, अंगूठा, आंकड़ा, आंवला, आंसू आदि। 4 मई 2003 स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ। हिंदी में स्पर्श व्यंजन 5 व्यंजनों के 5 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन अनुनासिक व्यंजन है जो सामान्यतः शेष चारों के साथ प्रयुक्त होता है। 1 कोमल तालव्य व्यंजन क ख ग घ म अंक बटा पख बटा गंगा बटा कंघी। आजकल म के स्थान पर बिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। अंक पंख गंगा कंघी। तथापि कतिपय शब्दों में इसका प्रयोग यथावत है। उदा वान्मय, परामुख। 2 वर्त्स्य तालव्य व्यंजन च छ ज झल। इसे आजकल बिंदी लगाकर लिखते हैं, पंच पंछी रंज। 3 मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ न उदा। घंटा कंठी पंडित। 4 ठंड। इसे आजकल बिंदी लगाकर लिखते हैं, घंटा कंठी पंडित। दंत व्यंजन त थ द ध न उदा।
तंतु पंथ गंदा अंधा इसे आजकल बिंदी लगाकर लिखते हैं। तंतु पंथ गंदा। 5. औषधीय व्यंजन। प फ ब भ म उदा। कंप गुम्फन। लंबी दंभ। आधुनिक रूप कंप गुम्फन लंबी दंभ। म का महाप्राण मह भी है। यह ऐसे शब्दों में प्रयुक्त होता है। तुम्हारा कुम्हार। अंध। 4. 6 सारांश। प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य उच्चारण के आधार पर हिंदी के व्यंजन वर्णों के भेदों का समुचित अध्ययन था। इस वर्गीकरण का परिचय हिंदी वर्ण व्यवस्था के मध्य व्यंजन वर्णों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कराने के साथ व्यंजन का स्वरूप एवं उसकी विशेषताओं का भी विस्तृत परिचय कराता है। इन विशेषताओं का ज्ञान स्वर वर्णों से उनके भेद को भी स्पष्ट करता है। तत्पश्चात यहाँ व्यंजन के प्रमुख वर्गीकरण के आधारों की चर्चा की गई और उन आधारों के अनुसार विस्तार से व्यंजन के संभव सभी भेद का भी ज्ञान कराया गया। इस दृष्टि से उच्चारण स्थलों के आधार पर होने वाले व्यंजन के भेदों के अतिरिक्त घोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण जैसे आवश्यक विषयों एवं उनके अभिप्राय को हम यहाँ समझ सके। इस तरह यह इकाई हिंदी की वर्ण व्यवस्था के समुचित परिचय की महत्वपूर्ण कड़ी है और विशेष रूप से व्यंजनों के सम्यक ज्ञान को संभव बनाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।